साथियों नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के मध्य हमारे बीच में केकड़ी जिला, जो कि नवनिर्मित जिला है, इस जिले से एकमात्र चयनित अभ्यर्थी आरपीएससी लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत हिंदी विषय का परिणाम घोषित हो चुका है और सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद पर आप 119वीं रैंक से चयनित हुए हैं। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मैं आपका अभिनंदन करता हूं प्रिया जी। प्रिया जी का एक सामान्य सा परिचय मैं आपको दे देता हूं कि आप वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। इससे पूर्व में आप वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं। नेट आपने 4 बार उत्तीर्ण कर रखी है और 2 बार आपने नेट एवं जेआरएफ सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण किया है। इस विशेष प्रकार की जो उपलब्धि एवं प्रतिभा के लिए वाकई आप एक तारीफ के योग्य हैं, प्रशंसनीय है आपका जीवन। तो प्रिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं। अपने शैक्षणिक जीवन के बारे में आप कुछ विचार व्यक्त कीजिए प्रिया जी। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव आनंद जी सर का अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन में मैंने मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में काफी मुझे सहयोग मिला, मुझे इनका साथ मिला और इस वजह से मैं इस राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक प्रोफेसर, जो कि शिक्षा विभाग की एक उच्चतम परीक्षा है, इसे मैं उत्तीर्ण करने में सफल हो पाई हूँ। मेरा शैक्षणिक जीवन स्थानीय क्षेत्र केकड़ी से 10वीं एवं 12वीं परीक्षा राजकीय विद्यालय में पूर्ण हुआ है। उसके पश्चात मैंने नियमित पाठी के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से ही उत्तीर्ण किया है और इस संदर्भ मेरे विषय कला वर्ग से ही रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ मेरी जो शैक्षणिक डिग्री है अर्थात बीएड जो है वो मैंने एमएलडी केकड़ी से की है। उसके पश्चात मैंने स्नातकोत्तर हिंदी विषय से उत्तीर्ण किया है एवं उसके पश्चात मेरी राजकीय सेवा में द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हुई है। धन्यवाद। अच्छा प्रिया जी, जैसा कि मैंने आपका लगातार आप मेरे से काफी समय से जुड़े हुए भी हैं और केकड़ी साथियों में आपको अवगत करा दूं, केकड़ी जो जिला बना है नवनिर्मित जिला, इसमें केकड़ी जिले के जितने भी क्षेत्र इसमें निहित है उसमें ये पहले महिला सहायक प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका परिणाम घोषित हुआ, मुझे जहां तक याद है आपका जो परिणाम मध्य रात्रि को घोषित हुआ, तो उसके संदर्भ में कुछ खट्टे मीठे अनुभव बताइए कि रात्रि में आपको किस प्रकार ज्ञात हुआ कि परिणाम आया है या कैसे क्या उस समय स्थिति रही, क्योंकि उस समय अधिकांश साथी सो जाते हैं। अच्छा, मैं भी ये बताना चाहूंगा कि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक साथियों के कॉल आ रहे थे, फिर मैं सो गया था और सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने देखे तो अनेक साथियों के कॉल और संदेश प्राप्त हुए थे। तब मैं समझ गया था कि सहायक प्रोफेसर का परिणाम प्राप्त हो गया है या जारी हो गया। तो प्रिया जी, आपका कैसा अनुभव रहा था उस समय? जी सर, परिणाम के दिवस की यदि हम बात करें तो मुझसे ज्यादा मेरे घर वाले बेहद उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें मेरे संघर्ष, मेरा कठिन परिश्रम और मेरी जो लगातार जो प्रयास है इस पद को प्राप्त करने को लेकर, वो बिल्कुल आश्वस्त थे इस रूप में कि इसका चयन तो बिल्कुल 100% होगा। तो मेरी छोटी बहिना ने मेरा सारा डिटेल, मेरा रोल नंबर वगैरह सब कुछ मुझसे पहले ही प्राप्त कर लिए थे कि तू तो देख नहीं पाएगी लेकिन मैं जरूर देखूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे ही उसको रोल नंबर दिए तो जैसा कि सर ने अभी बताया है कि रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे लगभग ये परिणाम घोषित हुआ था। हालांकि हम इंतजार करते करते थक गए थे कि 13 को आने वाला है, 14 को वेट किया, 15 को वेट किया, 16 को वेट किया कि अब तो आएगा, जैसे ही आएगा। यहाँ तक कि हम ये सोचने लग गए कि जिस चीज का ज्यादा इंतजार करते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा इंतजार करवाती है हम लोगों से। तो फिर रात में साढ़े 12 बजे छोटी बहिना का जैसे ही फोन आया, वैसे ही उसने मेरे पास मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट डाली। तो जैसा होता है ना कि हम उत्साह में कुछ ज्यादा ही बेबाक हो जाते हैं, एक पागल से हो जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले रिजर्व लिस्ट खोल ली। और जैसा कि मैं अपनी सफलता को लेकर बिल्कुल 100% निश्चिंत थी कि हाँ हो जाएगा, तो मैंने रिजर्व लिस्ट खोली और उसमें जब मैंने देखा कि मेरा उसमें तो रोल नंबर था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उसी क्षण मेरे मन में ये आया कि अपन ने रिजर्व लिस्ट खोल ली है। उसके पश्चात मैंने जब मेन लिस्ट खोली, मेन लिस्ट जैसे ही मैंने खोली वैसे ही छोटी बहिना का वापस से फोन आता है कि दीदी आपका तो हो गया। अब मन सुख और
सुख और आश्चर्य दोनों की जो मिली जुली अनुभूति है उससे संपूर्ण था। और एक बेहद खुशी हुई। और राज के बाद बताऊं तो उस पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई, अधिकांश पूरी रात नींद नहीं आई। और सुबह तक तो मैंने लगभग मेरे सभी परिचितों को फोन कर दिया था। और जब रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी कि घर वालों के अलावा मैं किसे बताऊं, तो मेरे स्टाफ में एक साथी है, मेरे साथ ही प्राध्यापक पद पर कार्यरत है, उन्हें मैंने 1:30 के लगभग फोन किया। वो भी जगे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। और बिल्कुल वो मेरी फोन देख के ही समझ गए कि मैडम का चयन हो गया है। अच्छा, इसी के संदर्भ में मैं एक वाक्य बताऊं आपको कि एक मैडम है जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, उनका बधाई संदेश मुझे प्राप्त हुआ था कॉल के माध्यम से। तो उनसे भी मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब परिणाम आया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका किस प्रकार का रवैया रहा था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैंने जो मुख्य सूची है उसकी जगह मैंने आपने जिस कहा ना उसी प्रकार मैंने जो आरक्षित सूची है, प्रतीक्षा सूची, वो देख ली और पूरी रात रो ली मैडम। पूरी रात उनका रोने में निकल गया। और सब सुबह जब उठे तो पता नहीं, वो फिर एक दूसरी सूची और मिल गई, तो उनको देखा तो उसमें अंक मिले, तो फिर वो उत्साहित हुए, बड़े तो खुशी हुई। तो ये भी आप देखिए, विद्यार्थी एक ही भर्ती प्रक्रिया के लिए एक ही समय में दोहरी प्रकार की जो स्थितियां रहती है, विपरीत प्रकार की स्थितियां, एक दुख और सुख दोनों प्रकार जो आपने अनुभव किया उसी प्रकार का है। तो काफी अच्छा लगा। अच्छा, एक बात आप बताइए कि हम बहुत सारे बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे कि आप सबसे बड़ी जो महिला साथी हमारे देख रहे हैं, तो महिलाओं के साथ में बड़ी समस्या होती है कि गृहिणी है, शादी हो जाती है, उसके बाद में शादी के बाद में समायोजन करना। अब आप शादी भी हो गई आपकी, आपने 3 राजकीय सेवा भी उत्तीर्ण की है, उसके बाद में आप विद्यालय से घर आते थे, तो उस समय रणनीति कैसी रहती थी? क्योंकि पुरुषों के संदर्भ में थोड़ी सी स्वतंत्रता और सूचिता अधिक है, महिलाओं की समस्या यदि तो थोड़ा बताइए, आप किस प्रकार की रणनीति रही थी आपकी? जी सर, जब द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर मैं चयनित हुई थी उस समय तो मेरा विवाह नहीं हुआ था, लेकिन द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद के 1 वर्ष के उपरांत ही मेरा विवाह हो गया था। उसके बाद बस पूरी सफलता का श्रेय इस बात में ही है कि हमारे मन में दृढ़ संकल्प इतने उच्च स्तर पर होना चाहिए कि हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर सके। बस इसीलिए जब भी स्कूल में समय मिलता, चूंकि विद्यालय के अंदर भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी ही विषय हमें पढ़ाने के लिए मिले हुए थे, तो उन चीजों से मैंने ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहा। ऐसा नहीं कि बस हमें जाना है बच्चों के स्तर का पढ़ाना है, नहीं, बच्चों को पढ़ाने के पहले हमें खुद उसका अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारे उस विषय के प्रति जो ज्ञान है वो और ज्यादा गंभीर रूप से हमारे अंदर समाहित हो सके। और राज यही है सफलता का कि बस हमारे मन में एक लक्ष्य है। और जो विवेकानंद जी का एक कोट मुझे याद आता है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता नहीं मिले। जो आपका इच्छित लक्ष्य है, यदि वहां तक आपको प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, आपको रुकना नहीं है, लगातार संघर्ष। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि आप सभी सुन रहे हैं कि एक मैडम से मैं इसी प्रसंगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे आप सुबह 10 से लेकर जो 4 बजे का समय है, तो 10 से 4 बजे तक आप विद्यालय में स्थान देना, या सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे के मध्य आप विद्यालय में ठहराव रहता था, तो वापस आने के बाद में घर के काम भी रहते हैं, तो उस समय अवधि में कैसे क्या व्यवस्था रही? तो एक तो आपके घर वालों ने मदद की, या आप रसोई के काम भी करते थे, या फिर जब विज्ञप्ति नहीं आई तभी से आप नियमित रूप से अध्ययन करते थे? तो ये कैसे क्या प्रक्रिया रही है, आप थोड़ा अवगत कराए साथ। जी सर, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक मैंने रोजाना अपने एक समय योजना बनाकर कि इतना समय हमें अपने घर के कार्य को देना है, इतना समय हमें स्वयं को देना है, इतना समय हमें परिवार को देना है, और इतना समय हमें स्वयं अध्ययन को देना है। तो मैं कम से कम 5-6 घंटे स्कूल के बाद, विद्यालय के समय के उपरांत भी, जैसे 2 घंटे शाम के समय, 2 घंटे सुबह के समय, इतना समय मैं आसानी से निकाल पाती थी। और उसके उपरांत जब विज्ञप्ति आती है तब मैं इस समय सीमा को थोड़ा बढ़ा देती थी, और इस हिसाब से मैंने पूरा समय मैनेज किया। अपने विज्ञप्ति अभी आई नहीं है, तो जब विज्ञप्ति नहीं आई तो उस समय भी आप लगातार अध्ययन करते थे? जी सर, जब विज्ञप्ति नहीं आ रही है तब हमें पता है कि जब विज्ञप्ति आती है उस समय यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम कई अभ्यर्थियों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई
समय पहले से अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। जी जी। तो मैंने जब विज्ञप्ति नहीं आती है उस समय भी मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 5-6 घंटे बिल्कुल सामान्य अध्ययन वाला पेपर और अपना हिंदी विषय वाला पेपर, और जो मेरे कमजोर पॉइंट्स थे जिसमें मुझे लगता था कि नहीं इसमें और बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकती हूँ, तो उसको मैंने ज्यादा समय दिया सर। चलो बहुत अच्छा बताया आपने। एक आप ये मुझे बताएं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में आपका चयन हुआ है, जी सर। इस बड़े पद के लिए आप चयनित हुए हैं, तो इसकी आपकी चयन की रणनीति कैसे थी? मतलब कितने समय तक आपने अध्ययन किया? एक तो विज्ञप्ति जब प्रकाशित हुई उसके बाद में अध्ययन को प्रारंभ किया, अथवा विज्ञप्ति जब नहीं निकली थी उससे पहले ही आप सक्रिय हो चुके थे? कैसे क्या आपकी नियोजन की व्यवस्था थी? जी सर, पिछली बार जो 2023 सहायक प्रोफेसर वाली जो भर्ती थी, उसके मैंने लगभग 6 महीने पूर्व, लगभग जैसे जून में अपनी भर्ती आई थी, जहां तक मुझे याद है 2023 जून में आई थी। उसके पहले मैंने दिसंबर को पार करते ही जनवरी से प्रारंभ कर दिया था। और थोड़ा मैं अध्ययन कर रही थी। और उस समय मैंने जो संदर्भित पुस्तकें हैं उनका थोड़ा गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद जब विज्ञप्ति आ गई तो मैंने मोटी मोटी चीजों का रिवाइज, दोहरान करना प्रारंभ किया था। अच्छा, चलो बहुत अच्छा बताया आपने। चलो बहुत अच्छा बताया मैम आपने। तो एक आपने प्रसंगवश बताया कि मतलब भर्ती प्रक्रिया जब निकली थी उससे पहले ही आपने अध्ययन को प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय लगभग आपने विषय वस्तु जो पुस्तक सूची सब इकट्ठी पहले से कर ली थी, जब विज्ञप्ति निकली थी तब आपका लगभग एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था लगभग? जी सर, लगभग हम ये कह सकते हैं कि मैंने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। वो मैंने लगभग एक बार की पढ़ ली थी। अच्छा, ये अभ्यास जैसे लगातार विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो कुछ अभ्यास के लिए आपने कुछ मूल्यांकन कैसे क्या किया? किस प्रकार जुड़े रहे? क्या किया आपने प्रतिदिन दोहराने करने की प्रक्रिया में? जी सर, जैसे विज्ञप्ति आ गई थी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, तो जैसे मैंने आपके द्वारा जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रारंभ की गई थी उससे मुझे काफी सहयोग मिला। और विज्ञप्ति के पूर्व, जब तक आपका कोर्स मैंने परचेज नहीं किया था, उसके पहले मैंने स्वयं के द्वारा निर्मित प्रश्नों से ही अभ्यास प्रारंभ किया था। और इसके साथ साथ में जो पिछले वर्षों की जो भर्तियां थी उनमें जो प्रश्न आए हुए थे उनका मैंने तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और उसी हिसाब से मैंने अपने अध्ययन की योजना बनाई थी। अच्छा, तो मैम आप समझिए साथियों कि प्रिया मैडम बता रहे हैं कि जो पूर्व की भर्ती में जो प्रश्न आते हैं उनका आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और जैसे सहायक प्रोफेसर की जो 2-3 भर्तियां हो चुकी है उसके प्रश्न पत्र का अच्छे से अवलोकन कीजिए। मैंने खुद ने भी मैडम के नोट्स देखे हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे। जैसे कि 2020 की भर्ती है, 2023 की भर्ती है, 2014 की जो भर्ती प्रक्रिया है, उनके जैसे प्लेटो से संबंधित कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको देखा और फिर उनके प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर रखा है। इसी प्रकार काव्य हेतु के कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको इकट्ठा कर रखा। तो अच्छी रणनीति, काफी अच्छी रणनीति इनकी नजर आती है। मैडम आपके जो लिखित परीक्षा में भी लगभग 150 के आसपास अंक थे। जी सर, मैडम के 150 के इर्द गिर्द अंक है। और साक्षात्कार आपका किनके बोर्ड में था? जी मेरा साक्षात्कार संगीता मैम जी के बोर्ड में था। अच्छा। और उनका व्यवहार काफी सकारात्मक दृष्टिकोण से मुझे भरपूर लग रहा था। अच्छा। और मैंने बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ में उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। चलो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। एक जो विद्यार्थियों की आम समस्या रहती है कि पाठ्यक्रम को पढ़ा, किसी पाठ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में वो भूलने की समस्या रहती है। और अमूमन विद्यार्थी इसी पसोपेश में रहते हैं कि याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो इसका क्या कभी आपने भी इस प्रकार की समस्या का सामना किया क्या? अगर मेरे साथ में ये, अगर मैं समझूं इस बात को, तो अपन एक मेमोरी पावर की बात कर सकते हैं यहाँ पर। इस मेमोरी पावर को, बीच में कुछ ऐसे क्षण आए थे परीक्षा, हालांकि अपने ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि परीक्षा आ रही है, ये रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है। तो ऐसे क्षण में तो एक तो मैंने योगा अभ्यास को हमेशा समय दिया सर। 15-20 मिनट रोजाना सुबह योगा अभ्यास को मैंने समय दिया। और उसके साथ साथ में जो अपनी पाठ्य सामग्री है उसका बार बार में दोहरान करना, वो मेरे लिए कारगर रहा है सर। अच्छा, बार बार। तो हाँ। अच्छा, एक आप बताएं, जैसे आज किसी विद्यार्थी ने, एकदम नया विद्यार्थी है, उसने आज अध्ययन किया, लगभग एक प्रश्न को पढ़ लिया, उसमें से कुछ प्रश्नों को तैयार कर लिया, बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको, कितने समय बाद में, एक तो उसको पढ़ते समय कैसे क्या दृष्टि रखिए? जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, तो उसमें पढ़ते समय आपकी जो दृष्टि है उस समय आपकी रणनीति कैसे रहती थी? आप एक तो लिख के पढ़ते थे या आप उसको बहुत ज्यादा मनन करते थे
क्या रहती थी स्थिति? सर पढ़ते समय मेरी स्थिति यह रहती थी कि जो मुख्य मुख्य बातें हमें उसमें दृष्टिगोचर हो रही है जी, जी। उस पृष्ठ में, उसको मैं हाईलाइट के माध्यम से जी, हाईलाइट करती थी। और मनन तो खैर करना ही पड़ता है, चिंतन जी, अपन जी। करेंगे किसी वाक्यांश के ऊपर, जी, किसी जी। सामग्री के ऊपर, तो उससे जो कुछ अच्छी चीज निकल रही है उसको हमेशा अपने मस्तिष्क में मैं स्थान रखती थी। चलो, बहुत अच्छी बताया आपने। परीक्षा जब देने जाते हैं विद्यार्थी, तो अमूमन शिकायत रहती है कि हिंदी के विद्यार्थियों के साथ ज्यादा है। प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, प्रश्न आ रहा है फिर भी गलत हो रहा है, प्रश्न आ रहा है फिर भी गलत हो रहा है। जैसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकला कोई विद्यार्थी, उसको लगा कि मेरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया, जब उसने मिलान किया उसको ऐसी अनुभूति हुई कि मेरे प्रश्न काफी गलत हो गए। तो ये जो गलत और सही का इसके जो, हालांकि गलत तो होते हैं प्रश्न, हम मानते हैं प्रत्येक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं होता, तो इसके जो अनुपात को कम कैसे किया जा सकता है, गलत के अनुपात को? जी सर, एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम आनन फानन में ही प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जी, जी। एक तो हमारे मन में ये होता है कि हमने बहुत अध्ययन किया है और हम जो करेंगे, हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूंगी कि आप प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़िए। और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है कि नहीं है और है, इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमारे मन में यही रहता है कि है वाला तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं है वाला, है ना, तो अपन उसी हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं। अच्छा। और जल्दबाजी में हमारे द्वारा वो प्रश्न गलत हो जाता है। बिल्कुल सर। तो आप साथी ध्यान दे, एक तो प्रश्नों की जो पढ़ने की जो मात्रा उसको बढ़ाइए, एक बार की जगह 2 बार पढ़िए। और मैम जैसा कह रहे हैं कि अंत में जो संगत है, असंगत है, नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, इत्यादि बिंदुओं पर आप पूरी दृष्टि रखिए और फिर प्रश्न को हल करें, तो मुझे लगता है मात्रा इसकी कम हो जाएगी। बिल्कुल सर। एक मुझे ऐसा मेरी तरफ से भी जोड़ूं कि कभी कभार ऐसा होता है विद्यार्थी अभ्यास करते नहीं है घर पर। जैसे किसी पाठ को पढ़ा, उसको लगातार अगर 2-5 बार दोहराए ना, तो मेरे हिसाब से चीजें थोड़ी सी सही हो सकती है। तो आप दोहरान भी लगातार करते हैं? दोहरान तो लगातार जरूरी है सर। जैसे ही एक प्रकरण, आपने कितनी बार लगभग कोर्स पूरा किया था, जैसे अभी सहायक प्रोफेसर के लिए? जी सर, अगर मैं कहूं कि जैसे विज्ञप्ति लगातार इतने वर्षों से सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ में ही ये हिंदी विषय से तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और हालांकि उस समय हम ऊपरी तौर पर ही अध्ययन करते थे, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करो, काव्य शास्त्र की बात करो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि विज्ञप्ति के पूर्व में जो मैंने 6 महीने का समय दिया, उसमें तो मैंने 1 बार से 1.5 बार आप मान सकते हो कि मैंने कोर्स बिल्कुल कवर कर लिया था। लेकिन उसके बाद कम से कम हमें 6 महीने का समय तो जीके के लिए मिला, उसके बाद 3 महीने का समय हिंदी के लिए मिला, तो मैंने कम से कम 4 बार, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने 4 बार तो दोहरान कर लिया था सर पाठ्यक्रम का। बहुत बढ़िया। तो साथियों, वाकई मैं भी ये कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो चयनित विद्यार्थी है ना, वो तो 7-7, 8-8 बार एक विषय। और सर इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि कई सारे अभ्यर्थी यह करते हैं कि किसी ने हमें ये बता दिया कि ये पुस्तक अच्छी है, वो उसको ले लेते हैं। अच्छा। कुछ बता दिया कि ये पुस्तक अच्छी है, उसको ले लेते हैं। मार्केट में ये पुस्तक आ रही है, ये अच्छी, इसको ले लेते हैं। आप बिल्कुल अपनी चयनित पुस्तकों को पहले से तैयार कर लीजिए। इसका बहुत फर्क पड़ता है कि हम जिस एक पेज को आज पढ़ रहे हैं और हम कल दूसरे पेज को पढ़ेंगे, तो फिर हमारे पास दोहरान का जो समय है वो सीमित है ना। और उसके बाद आरपीएससी फिर अचानक से डेट डिक्लेयर करती है, तो उस समय हम बेहद तनाव में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो आप एक लिमिटेड पुस्तकें अपने पास में रखिए और अंत तक उन्हीं पुस्तकों का सहारा लेते हुए दोहरान करें, तो आप ज्यादा सफल हो सकते हैं। जी जी, मैडम ने बताया, प्रिया मैम, और वाकई ये सत्य बात है कि पुस्तक सूची के बारे में आप सुनिश्चित हो जाइए कि आपको किन पुस्तकों का अध्ययन करना, सुनिश्चित कर लीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे आर्थिक समीक्षा है, समसामयिक, ये ऐसे बिंदु है, ऐसी पुस्तकें हैं जो चलती रहेगी, आती रहेगी, पर जो स्थायी पुस्तकें हैं उनको निश्चित कर लीजिए। आपको गाइड पढ़ना है तो उस गाइड पर आप विश्वास रखिए, गाइड ले आइए। आपको संदर्भ पुस्तकें जिनको तैयार करना है उसको पहले सुनिश्चित करके आप रख लीजिए। अर्थात जो पुस्तक सूची है वो पूर्व से ही निर्धारित हो। ऐसा नहीं है कि परीक्षा आई और फिर बार बार महीने 2-2 महीने पहले भी विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते रहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन सहायक प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया भी निकली हुई है, उसमें पदों की संख्या कम है। जी सर। तो अब कुछ विद्यार्थी क्या तो सही तो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि साक्षात्कार की प्रक्रिया से मुझे लगता है कि आपका जितना अच्छा साक्षात्कार गया, उसमें थोड़ी सी आप भी थोड़े से असंतुष्ट नजर आए हैं साक्षात्कार में अंकों को लेकर। बिल्कुल सर। तो अब जो नए विद्यार्थी है, कहीं ना कहीं जो संतुष्टि का भाव कम नजर आ रहा है साक्षात्कार को लेकर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कम पदों के अंदर आगे के लिए? क्या पहली बात तो मैं आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से भरपूर ये कहना चाहूंगी कि हमें एक पद चाहिए। बस सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर हम ये सोचेंगे कि 575 पद पर ही भर्ती निकली है,
तो उसमें फिर अपने चयन की संभावना कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमें पूरा आश्वस्त लिखित परीक्षा पर ही होना है। जी। हमें ज्यादा से ज्यादा अंक लिखित परीक्षा में अर्जित करने हैं। मैंने यह मान लिया था कि साक्षात्कार तो होने ही नहीं है। मैंने यह मान लिया था कि मुझे चयन लेना है तो केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर, और संभवतः वैसा ही हुआ। और यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज होकर और दृढ़ संकल्पित होकर, आत्मविश्वासी होकर, संघर्ष को अपना साथी मानते हुए आप तैयारी करें और निश्चित रूप से आप सफलता को अर्जित करेंगे। साथियों ध्यान दीजिए, साक्षात्कार एक राक्षस के समान है जिससे सभी डरे हुए हैं। अधिकांश अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव ज्यादा है। इस प्रक्रिया को लेकर पूर्व में भी काफी मैंने बातचीत की है। यद्यपि कुछ विद्यार्थी इसीलिए असंतुष्ट है उस व्याख्यान से, उस वीडियो से, क्योंकि उसमें आदर्श की बातें ज्यादा है, पर यथार्थ को व्यक्त करने की भी अपनी समस्याएं हैं। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विद्यार्थी केवल और केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान दें। और मैम जैसे कह रही है, मैम के 150 से 52 अंक के मध्य हैं, लिखित में लगभग 150, 52, 51 जो भी है, वो अंतिम जब अंक जारी हो जाएंगे उसके पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा। तो आप भी साथी लिखित परीक्षा पर संकल्प धारण करें और फिर अध्ययन करें। लिखित में जितने अंक अधिक आएंगे, साक्षात्कार पर दबाव उतना ही कम होगा। अब मैडम थोड़ी सी अपने प्रथम प्रश्न पत्र एक जो दुविधाओं से युक्त है विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अपने पहली इकाई आती है हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा के लिए आप विद्यार्थियों को कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी थी और क्या रणनीति रही थी आपकी? सर हिंदी भाषा के लिए मैंने सर्वप्रथम तो हरदेव बाहरी कृत जो हिंदी भाषा पुस्तक है उसका अध्ययन किया था। उसके साथ ही साथ में मैंने भोलानाथ तिवारी कृत जो पुस्तक है उसका भी मैंने बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया है। इसके साथ साथ श्रीमान जी, जब मैंने राजस्थानी साहित्य से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसके अंतर्गत जो मैंने राजस्थानी भाषा की बोलियां का जो अध्ययन किया है वो मेरे लिए काफी मददगार साबित हुआ है सर। और आपके द्वारा बताए गए जो क्वेश्चंस है उसके लिए उसका मुझे काफी सहयोग मिला जी। हमारे स्थानीय है प्रिया जी, हम लगभग एक ही स्थान के निवासी है, तो लगातार हमारा जो साहित्य को लेकर आदान प्रदान होता रहा है विषय को लेकर। और वाकई थोड़ा सा ये दिक्कत ये है कि 3-4 साथी थे इस स्थान विशेष से, लेकिन चयन प्रिया जी का ही हो पाया है। एक मैडम बता रहे हैं कि राजस्थानी साहित्य में आप स्नातकोत्तर में विशिष्ट प्रश्न पत्र रहा था आपका। जी सर। उसका अच्छा लाभ मिला है। जी सर, बिल्कुल। और मैम ने हिंदी भाषा हरदेव बाहरी की बताई है। हिंदी व्याकरण के लिए भी एक विद्यार्थी पसोपेश में अधिक रहते हैं, उनको लगता है कि नई नई बाजार में पुस्तकें अधिक आ रही है, तो उसके लिए आपने क्या रखी रणनीति? सर हिंदी व्याकरण के लिए मैंने अभ्यास के लिए तो दिशा 2020 नाम से एक पुस्तक प्रकाशित होती है। जी। उसका मैंने काफी सहारा लिया है। इसके अलावा जो जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहां पर ग्रामर के रूप में 9वीं से 11वीं व्याकरण हिंदी व्याकरण जो पुस्तक चलती है वो बहुत शानदार पुस्तक है। और उसके अलावा मैंने बस सर यही। अच्छा, मैं इसी बात के बीच में कहता हूँ, विद्यार्थियों ने आपको खूब सारा प्रेम प्रदान किया, बताओ विद्यालय में सुनने में आया। बिल्कुल सर, बहुत प्रसन्न है। बच्चों के लिए खूब सारे, बच्चों के द्वारा खूब सारे उपहार वगैरह, स्टाफ साथियों ने भी पूरी रात मतलब बातचीत करना, बधाई देना, तो ये अपने आप में आपकी प्रतिभा को दर्शाता है। मेरा पूर्व में विद्यालय जो रहा है उन्होंने बिल्कुल मैसेज के माध्यम से और लगातार साक्षात संपर्क में आकर मुझे काफी बधाई दी है। और उनको बिल्कुल लगता था कि मैडम जरूर इस पद को प्राप्त करेंगी। और स्टाफ मेरा काफी खुश है। जी। बच्चे काफी, मैडम ने स्टेटस वगैरह लगा रखे थे तब देखा, उसमें बच्चे काफी मतलब ऐसे लिपटने करने से, जैसे माँ और पुत्र का जो रहता है संबंध, उसी प्रकार के कुछ दृश्य देखे थे। अच्छा लगता है कोई शिक्षक जब अपने विद्यार्थी से इतना तालमेल बिठा लेता है। बच्चों ने शुभकामना दी है कि हमारे मैम का चयन हो जाएगा, और बच्चों के लिए दुविधा भी है कि मैम अति शीघ्र ही दूसरे पद पर चले जाएंगे। तो ये अपनी खैर ये महत्वाकांक्षाएं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छा, अब ये जो अपने दूसरी इकाई है भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो है काव्यांग, जिसके अंतर्गत रस है, रस निष्पत्ति है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत है। उसके बारे में आपने कैसे तैयार किया उस विषय को? सर उस विषय में मैंने सत्यदेव मिश्र कृत जो पुस्तक है उसका मैंने सहयोग लिया है। और उसके अलावा मैंने अलंकार पारिजात जो कि बिल्कुल काव्य शास्त्र, नरोत्तम दास स्वामी कृत, उनकी पुस्तक बिल्कुल इस रूप में एक आधार का काम करती है। अगर हमारे आधार की नींव मजबूत है तो हम किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने हेतु भारद्वाज कृत पुस्तक का भी सहयोग लिया सर काफी।
हेतु अच्छा, भारद्वाज कृत पुस्तक। वो विद्यार्थियों में एक पुस्तक अपने विवेक शंकर की पुस्तक है, जी सर। वो पढ़ी क्या आपने? जी सर, भारतीय मैंने पाश्चात्य? पढ़ी है। उसमें से कुछ विशिष्ट प्रकरण जो अपने पाठ्यक्रम में लगे जी हुए जी हैं जी जी। उनको मैंने वहीं से तैयार किया है सर। चलो, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक जो अलंकारों के उदाहरण है, छंद के उदाहरण है, जी सर। और ये कहाँ से तैयार किए? क्योंकि इसमें तो अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जी सर, अभ्यास की आवश्यकता बिल्कुल विशिष्ट रूप से है इसमें। और मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं 9वीं से 12वीं की पुस्तकों का अध्ययन करवाती थी बच्चों को, तो उसमें बिल्कुल मैं बच्चों को भी सिखाती थी कि हमें किस तरह से अलंकार पहचानने हैं। जी जी तो बिल्कुल मेरे पास उनके नोट्स बने हुए हैं कि किस लेसन में किस पंक्ति में कौन सा अलंकार आ रहा है। जी तो जी। उसने मेरा बेस काफी स्ट्रॉन्ग किया है अलंकार के रूप में तो सर। चलो, बहुत बढ़िया। व्याकरण के लिए भी आपने कोई संदर्भ पुस्तक वगैरह, जी सर। जैसे कोई राघव की इनकी कोई पुस्तक पढ़ी जी थी सर, क्या आपने? राघव प्रकाश मेरा आधार ही रहा है व्याकरण के लिए। तो जब मैंने प्रारंभ में द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी की थी, जी उसी समय मैंने राघव प्रकाश को कम से कम 6-7 बार बिल्कुल अध्ययन कर लिया था। प्रत्येक पेज मेरा बिल्कुल कंठस्थ था। तो राघव प्रकाश तो है ही। इसके साथ साथ सर मैंने कामता प्रसाद गुप्त अच्छा, की जो पुस्तक है कामता उसका भी प्रसाद मैंने गुप्त। अध्ययन किया हुआ है। और अभ्यास के लिए तो प्रश्न आपके हाँ। द्वारा दिए गए हैं और स्वनिर्मित प्रश्नों का भी काफी योगदान। एक जो अपने तीसरी इकाई है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आपकी रणनीति क्या रही है? जी सर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मैंने थोड़ा बहुत विवेक शंकर की पुस्तक का सहारा लिया जी है। जी। एक साथी ध्यान रखिए, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से पुस्तक आती है डॉक्टर विवेक शंकर की, उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अच्छी बिल्कुल पुस्तक सर, है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके अलावा सर देवेंद्रनाथ शर्मा एवं तारकनाथ बाली की पुस्तक का भी मैंने सहयोग लिया है। जो अपने प्रकरण, हाँ, देवेंद्रनाथ शर्मा की पुस्तक आती है भारतीय जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, उस पुस्तक का अध्ययन किया है। एक विद्यार्थी आप ध्यान दिए कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी और सत्यदेव चौधरी, जी हाँ, सर, शांति स्वरूप गुप्त, लगभग तमाम विद्यार्थियों के निकट अभी वो काफी लोकप्रिय पुस्तक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पुस्तक है। अध्ययन किया है मैंने उसका भी। जी जी। और एक पुस्तक तारकनाथ वाली का भी मैंने इतना विशेष अध्ययन नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जो प्रकरण अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए थे उनका तो मैंने अध्ययन किया सर। तो ये तो है रही अपने इकाई 3 तक का विषय। इकाई 4 और 5 के लिए आपकी रणनीति क्या रही थी? सर इकाई 4 और इकाई 5 के लिए मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से मैंने जो मूल ग्रंथ है सर वो सभी मैंने परचेज किए हैं और बस उन्हीं से मैंने अध्ययन किया है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये तो है साथियों, मैडम ने गागर में सागर भरते हुए एक पुस्तक सूची आपके सामने बताई है। कुछ पुस्तकें जो मैंने बताई है, कुछ नई पुस्तकें भी है उसमें। हिंदी साहित्य का इतिहास। जी सर। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप यथार्थ रूप में बताइए, किस रूप में आपने रणनीति बनाई 1 से 5 इकाई के लिए? जी सर, 1 से 5 इकाई के लिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे अलग अलग कालों के लिए एक विशिष्ट पुस्तक है। जैसे अगर हम रीतिकाल की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कृत जो पुस्तक है उसका मैंने बिल्कुल उसका विशेष अध्ययन किया है। इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक जो विशिष्ट कवि अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए थे, उनका बिल्कुल उसी पुस्तक से मैंने अध्ययन किया है। और डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक का भी मैंने पूर्ण अध्ययन किया है। डॉक्टर विवेक शंकर, जी सर। साथियों डॉक्टर विवेक शंकर है सर है, उनकी भी पुस्तकें विद्यार्थियों में काफी बिल्कुल लोकप्रिय है। हिंदी काव्य नाम से और साहित्य शास्त्र के नाम से उनकी पुस्तकें आती हैं। भाषा एकदम आसान है और विषय को काफी स्पष्टता समझाया गया है, जिससे विद्यार्थी भ्रमित नहीं होते हैं और उनके ज्ञान सहज ही उन्हें समझ में आ जाता है। अच्छा, ये भी है कि आप जैसे आप जिन पुस्तकों पर आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं पुस्तकों का आप जारी भी रख सकते हैं। बिल्कुल। 1-2 पुस्तकें जो मैम बता रहे हैं उससे जोड़ सकते हैं। जैसे विवेक शंकर की पुस्तक भी अच्छी है। बिल्कुल। अभ्यास के लिए आपने किसका अध्ययन किया? सर अभ्यास के लिए मैंने स्वनिर्मित प्रश्न ज्यादा मैंने स्वयं पाठ को पढ़ा है, पाठ्य सामग्री पढ़ी है और उसमें मैंने स्वयं प्रश्न बनाए हैं। और उसके साथ साथ में रेनेसा के द्वारा भी मैंने कोर्स परचेज किया था ऑनलाइन तैयारी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। उन्होंने जो प्रश्न उपलब्ध कराए थे और आपका सहयोग तो हमेशा से रहा है। हाँ, तो मैम ये काफी अच्छी रणनीति है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी आप ध्यान दे सकते हैं। मैडम के नोट्स मैंने खुद ने भी देखे हैं, जो आपने कोचिंग की है उसके नोट्स। शुक्ल है, नगेंद्र है, उसमें से कवियों को एक साथ तैयार करने की रणनीति बहुत अच्छी लगी। नोट्स भी काफी हस्तलिखित बहुत अच्छे बनाए थे मैम ने। तो ये तो रह गई अपने पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की रणनीति। अब साक्षात्कार के लिए आपने क्या रहा? क्योंकि साक्षात्कार बड़ी टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है, विद्यार्थी काफी असंतुष्ट से नजर आ रहे हैं
सर मैंने भी प्रथम बार ही साक्षात्कार दिया है। हालांकि इस प्रक्रिया में आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है हमें बार बार जो प्रेरित करते हैं कि नहीं मैम आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बोल सकते हो, आप अच्छा साक्षात्कार ही करोगे। हमेशा फोन पे यही बातें होती थी। और उसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमें बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हमें कांच के सामने खड़े होकर आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे मीरा की भक्ति भावना पर बोलना है तो बस आप सोच लीजिए कि मुझे 2 मिनट लगातार बोलना है और कांच के सामने बोलना है। बस मैंने यही अपनाया। और जो ग्रुप स्टडी होती है उस पे मैं जरूर जोर दूंगी, क्योंकि हमारा भी 5-6 लोगों का ऐसा ग्रुप बना हुआ था कि हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया और उसी पे प्रश्न होने हैं और उसी बारी बारी से हमको व्याख्यान देना है। तो ये काफी सहयोगी रहा। अच्छा, आपने जो साक्षात्कार का जो कोर्स अपने चलाया था विद्यार्थियों के मध्य काफी लोकप्रिय, बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे नोट्स आपके लिए उपयोगी रहे, किस प्रकार रहे वो? जी सर, नोट्स तो उपयोगी रहे हैं, साथ ही साथ में जो अभ्यास जो हमने मॉक इंटरव्यू भी सर के समक्ष दिए थे वो भी हमारे लिए काफी लाभप्रद रहे हैं सर। तो ये देखो आज प्रिया जी हमारे साथ हमारे इस महत्वपूर्ण जो विद्यार्थियों के लिए जो रणनीति कार्यक्रम है इसके लिए आज उपस्थित हुए हैं। अंत में आप अपनी तरफ से कुछ विशेष बातें जो विद्यार्थी को ध्यान रखनी चाहिए तैयारी के दौरान कुछ बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को? जी सर, मैं जैसे कि हमने पहले भी कहा है, व्यक्त किया है कि एक पुस्तक सूची आप पहले ही अपने दिमाग में निश्चिंत कर लीजिए। कोई बाजार, कोई साथी, कोई भी आपको ज्यादा भ्रमित करे कि नहीं ये अच्छी है, नहीं वो अच्छी है, नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल पुस्तकें जो मैंने बताई है या जो सर बताते रहते हैं उसके आधार पर ही आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होना है, बिल्कुल आत्मविश्वासी होना है, समय योजना का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस समय मुझे यही पढ़ना है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वही उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो उसी को पढ़ते जाते हैं। आपको जो चीज आती है उसको आप वापस से याद करेंगे तो उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो कमजोर पॉइंट है आपके उनको आप ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आप कर लेंगे अपने आप, लेकिन जो कमजोर पॉइंट है जिसकी वजह से आपका चयन इस भर्ती में रुका, पिछली भर्ती में रुका, अगली भर्ती में नहीं रुकना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी और बिल्कुल आप सफल होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो महिला साथी है उनके लिए आपका संदेश क्या है कि गृहिणी महिलाओं की बड़ी समस्या आती है, बिल्कुल घर का काम करना, और को जो पेशेवर जो महिलाएं हैं जो विद्यालय जा रही है और फिर आके पढ़ना, तो वो कैसे नियोजन करे? सास ससुर की समस्या है घर में, जो ननद की समस्याएं हैं, ये बहुत सारे बिंदु रहते हैं जो महिलाएं गुजरती है, उन बिंदुओं के लिए कैसे क्या रहेगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने, महिलाओं के लिए ये बड़ी समस्या है। और महिला अगर चयन पाती है तो चयन पा रही है, चयन ले रही है इस इतने बड़े उच्च योग्य पद पर, तो मैं कहूंगी कि उन्हें सास ससुर का सहयोग, अपने साहब का सहयोग, या अपने पीहर में रह रही है तो मम्मी पापा का, भैया भाभी का, सबका सहयोग अपेक्षित है। उनके सहयोग के बिना ये सब चीजें बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे सास ससुर ने, मेरे माता पिता ने, यहाँ तक कि मेरे भैया भाभी ने भी मेरा पूर्णतः सहयोग दिया है सर। और इसके अलावा अगर अपन योजना की बात करें, स्टडी की बात करें, तो जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक आप बिल्कुल 5-6 घंटे लगातार जुड़े रहिए। जब विज्ञप्ति आ जाती है तब हमारे इस समय को थोड़ा और बढ़ाइए। घर का काम है उसको वहां तक सीमित रखिए, और एक्स्ट्रा वर्क जो हम करती है उसको चयन के बाद के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे मन में यही होना चाहिए कि नहीं, अगर हमें समय मिला है, ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, तो हमें इसको बिल्कुल हमें इसको उपयोग में लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, आप ध्यान दें, मैम के अनुसार प्रिया जी कह रहे हैं कि जैसे विज्ञप्ति नहीं निकली है तो जो गृहिणी महिलाएं हैं वो थोड़ा समय दे, हाँ, तो वो अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आप प्रतिदिन 2-4 5-5 घंटे अध्ययन करते हैं और विज्ञप्ति निकलने के बाद में समय बढ़ाइए, और परीक्षा के बाद में आप एक मुश्त अवकाश भी ले सकते हैं। अवकाश लेके आप राजकीय कर्मचारी जी जी बिल्कुल सर, अवकाश की क्या स्थिति है? ये भी बड़ी समस्या रहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार ने हमें सीसीएल के रूप में एक मौका दिया है, और लेकिन हम मैंने जैसा एग्जाम के पहले, जैसे सामान्य अध्ययन का पहले पेपर था 7 जनवरी को, उस समय मैंने 10 दिन का अवकाश लिया था विद्यालय से, चूंकि सर्दी की छुट्टियां भी आ गई थी उस दौरान, और उसके पहले मैंने 10 दिन का अवकाश लिया था। उसके पश्चात जब हिंदी का पेपर आया तब मैंने उस समय भी 10-15 दिन का अवकाश लिया था। बाकी तो अवकाश लेना तो जरूरी है सर, थोड़ा चयन के लिए जरूरी है। बाकी आप नियमित रूप से, बिल्कुल नियमित रूप से हम अध्ययन से जुड़े रहेगा। तो आज के इस परिचर्चा में प्रिया मैम पधारे हैं, और कुछ एक अंतिम संदेश विद्यार्थियों के लिए आप कुछ देना चाहें तो?
जी, हम इस देश के बिल्कुल सजग नागरिक हैं और जैसा मैं कहती हूँ कि अपनी जिद पर आप अड़े रहिए। जी जी। बस सबसे मेरा तो मूल मंत्र यही है कि चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, दुनिया कहती थी ये तो बहुत पढ़ती है बहुत पढ़ती है, हाँ पढ़ते हैं क्योंकि हमें अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और वो दृढ़ संकल्पित होकर ही और जिद पर अड़े रहकर ही, और शायद हम कहें हम दीवाने हो जाए पढ़ाई में, जी, कुछ जी। इस ऐसी पढ़ाई करें जी, और जी। ऐसा नाम करें अपने जी घर जी, का। एक शब्द मैम ने उपयोग में लिया, दीवाना। बिल्कुल एक प्रेमी प्रेमिका के लिए दीवाना होता है, एक प्रेमिका प्रेमी के लिए दीवाना होता है। तो वो दीवानगी के अंदर क्या है, पूरी भावनाएं लग जाती है। बिल्कुल तो ऐसी ही भावना अगर हम पुस्तकों के लिए लगाते हैं, पुस्तकों से ही हम प्रेम करने लग जाएं, तो शायद हो सकता है उस प्रेम के अंदर जो भाव बनेंगे तो वो चीजें सहजता से और सरल तरीके से याद हो पाएगी। जो मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैं किताबों की कितनी प्रेमी हूँ। जी, जी। अब मेरा चयन हो गया है, अब मेरे मस्तिष्क में ये बात उपस्थित रहती है कि अब मैं क्या करूंगी। विद्यालय तो जाना ही है, बच्चों को संभालना ही है, सास ससुर की सेवा करनी है, लेकिन उसके अलावा जो घंटे मुझे मिलेंगे उसमें मैं क्या करूंगी। सर से मैं यही चर्चा कर रही थी कि सर अब मैं क्या करूंगी। क्या तो हिंदी किसी न के किसी रूप में जी जी, सर। कॉलेज शिक्षा में आने के बाद में एक शिक्षक की बड़ी सबसे बड़ी जो खासियत है वो अध्ययन से दूर नहीं होता, अध्ययन से और बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल जुड़ बिल्कुल, जाता है। अध्ययन से जुड़ बहुत जाएंगे। सारे हम जब नौकरी लगते हैं प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तो ऐसा लगता है कि पुस्तक छूट जाएगी, बिल्कुल सर, और छूट भी जाती है बहुत छूट सारी। भी जाती है। कॉलेज शिक्षा में आने के बाद में पुस्तकें और जुड़ जाती है मेरे ख्याल से। आप पीएचडी वगैरह इत्यादि के जो शोध कार्य है, बिल्कुल बहुत शौक सारे शोध पत्र इत्यादि की आपकी संभावनाएं बनी रहती है। सही कहा सर। तो मैम आप अपना कीमती समय, मूल्यवान समय निकाल के यहाँ पधारे हैं और विद्यार्थियों को इतना अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर मैं पुनः आपका पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि शायद मेरा भाग्य अच्छा था कि इस विज्ञप्ति के समय के दौरान मेरा सर से संपर्क हो गया और मेरा चयन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।